नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूँ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुडयार्ड किपलिंग की पोयम इफ़ के बारे में। इफ़ अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत पोयम है। ये पोयम एक रोड मैप है। लाइफ चैलेंजेस से भरी है। आप सबको ये बात पता है, किसी ना किसी फॉर्म में हम सबके सामने डिफरेंट चैलेंजेस आते रहेंगे। मगर उन चैलेंजेस के सामने आप क्या बिहेवियर रखते हो, आप किस तरीके से एक्ट करते हो, उन चैलेंजेस को किस तरीके से आप देखते हो, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी से एक इंसान एक बेहतर इंसान बनता है। और इफ़ जो ये पोयम है, बहुत ही छोटा इसका एक नाम है इफ़, अगर। इस पोयम में जो गाइडलाइंस हैं, जो एक रोड मैप दिया हुआ है, उसको आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बेहतर इंसान ज़रूर बनेंगे। ये पोयम लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग द्वारा। नोबेल प्राइज़ विनिंग ये ऑथर हैं। इनके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही ऑथर के बारे में बहुत सारी बात होती है, तो ऐसा लगता है कि कुछ बायोग्राफी चल रही है। तो पहले हम इस खूबसूरत पोयम को एनालाइज करेंगे। पोयम के अंत में मैं आपको रुडयार्ड किपलिंग, जो इंग्लिश लिटरेचर के एक चमकते सितारे हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आई क्यू आपके साथ है। वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन studyIQ.com, SSC, बैंक, UPSC, बहुत सारे कोर्सेज आप studyIQ.com से परचेज कर सकते हैं। और रिसेंटली हमने SSC, CGL और CHSL की एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है। डू एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज एज वेल। तो शुरू करते हैं इस पोएम की रीडिंग। और मैं बताना चाहूँगा, इसके 4 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, कुछ इडियम्स होंगे। उससे ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प भी मिलेगी। वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स रीड। पहली पंक्ति है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पर जो स्पीकर हैं पोयम के, मैं पोएट नहीं कहूँगा, स्पीकर कहूँगा। पोएट यहाँ पे स्पीकर के थ्रू हमसे बात कर रहे हैं। स्पीकर हमसे बात कर रहे हैं, ऑलराइट। और हमको कुछ कंडीशंस बता रहे हैं कि अगर, इफ़, आप देखोगे जो पहला शब्द है इस पोयम का, वो ही इसका टाइटल है इफ़, अगर। अगर तुम अपना सर स्थिर रख सकते हो, यहाँ पे कीप योर हेड का मतलब है कि अगर तुम काम रह सकते हो। ये एक ईडियम है बाय द वे, कीप योर हेड। इट मीन्स शांत रहना, काम रहना। आपके सामने बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपके वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो अपना खुद का माइंड लूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, when all about you are losing theirs and blaming it on you. कई बार लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि जब आपके सामने, आपके साथ में जो लोग हैं, वो सब पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं, घबरा जाते हैं और हर किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं, आपको भी ब्लेम कर रहे होते हैं। उस समय अगर आप काम रह सकते हो। और आगे जो कंडीशन है ये है, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वैन ऑल्ड मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। बहुत सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि अगर आप खुद पे भरोसा रख सकते हो जब तुम्हारे आसपास सारे लोग तुम पर शक कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने चोरी करी है तो शक किया जा रहा है। मतलब कि अगर मान लो कुछ कार्य है, ठीक है, आप मानते हो कि आप वो कर सकते हो, मगर आपके आसपास जो सारे लोग हैं वो आप पर डाउट कर रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि आप इतने कैपेबल हो, आप में वो बात है कि आप वो कार्य कर सकते हो। तब भी अगर आप खुद पर भरोसा कर सकते हो, ये कंडीशन है। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। अब यहाँ पर एक और गहरी बात करते हैं कि अगर बाकी लोग आप पर डाउट कर रहे हैं तो उनके डाउट को कंसिडरेशन में लेने के लिए भी आपके माइंड में स्पेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आपकी टांग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और सब लोग डाउट कर रहे हैं कि आप भाग नहीं सकते बहुत तेज़ रेस में, आप उनका भी विश्वास ना करो और खुद पे ट्रस्ट करके बस भागना शुरू कर दो। नहीं, आपको देखना होगा कि शायद अगर वो मुझ पर डाउट कर रहे हैं तो परहैप्स उसमें भी कुछ रीज़न है। मतलब कि उनका ओपिनियन अपने माइंड में रखने का आपके पास स्पेस होना चाहिए, ऑलराइट। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। वो जो डाउट कर रहे हैं उसको भी अपने माइंड में रखो, मगर साथ साथ अपने पर भरोसा ना खो। बहुत ही बैलेंस करने वाली एक्ट है ये, बिल्कुल। अब आगे की पंक्तियों में लिखा हुआ है कि इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. बहुत सुंदर पंक्तियाँ ये देखो। यहाँ पे अगेन, अब ये जो कंडीशंस हैं यहाँ पे जो इनके बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये कंडीशंस आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। ये गाइडलाइंस हैं कि अगर आप इस ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो,
इस ज़िंदगी से डिग्निटी के साथ पास ऑन करना चाहते हो तो आपको इन सब चीज़ों पर गौर करना होगा, आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना होगा अपना। तो यहाँ पर जो ये 5वीं पंक्ति है यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार की वजह से ऊब ना जाओ, परेशान ना हो जाओ, अरे कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है मुझे। मतलब कि आप में क्या होना चाहिए, आप में पेशेंस होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है। फिर आगे लिखा हुआ है, बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे हो, ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ ही इज़ बीइंग लाइड अबाउट, मतलब कि उसके बारे में झूठ बोला जा रहा है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको झूठ बोला जा रहा है तो मैं कहूँगा ही इज़ बीइंग लाइड टू। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल को झूठ बोला जा रहा है तो मैं कहूँगा राहुल इज़ बीइंग लाइड टू। और अगर मैं कह देता हूँ राहुल इज़ बीइंग लाइड अबाउट, मतलब कि राहुल के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। तो यहाँ पर ज़िंदगी में आप जब जियोगे, आप जी रहे हो ऑफ कोर्स, काफ़ी बार आपके बारे में झूठ भी फैलाया जाएगा, तब भी आपको झूठ नहीं बोलना। डोंट डील इन लाइज, मतलब कि खुद किसी के बारे में झूठ ना बोलो। मतलब कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, मगर तब भी आप सच का साथ दोगे। ये कंडीशन है अगेन। आगे लिखा है, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। सिमिलर जो यहाँ पर लाइन बोली जा रही है उसी को कैरी ऑन करता है ये इमोशन के, अगर आप पर लोग नफरत करते हैं, अगर आपसे लोग नफरत करते हैं, तब भी आप अपने अंदर नफरत को नहीं पालोगे। डोंट गिव वे टू हेटिंग, मतलब कि खुद अपने अंदर नफरत हार्बर आप नहीं करोगे। और फाइनल जो यहाँ पर लाइन है इस स्टैंजा की ये है, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। बहुत ज़रूरी है, बहुत फिलोसफिकल लाइन है ये। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये सब जब आप कर रहे हो कि लोग आप पर डाउट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस रखो, लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं, उनके बारे में झूठ ना बोलो, सच्चाई का साथ दो। जब लोग आप पर ब्लेम कर रहे हैं, बिल्कुल काम शांत रहो ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ये सब करते वक्त डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज का मतलब है कि लोगों के सामने ऐसे अपने आप को प्रेजेंट ना करो कि तुम उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि वो भी आपके लिए हानिकारक है। बहुत एक अच्छी एडवाइस है, डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। कि जब आप ये सब क्वालिटीज़ अपने अंदर लाओगे तो ऑब्वियसली आदमी फिर दूसरों को एडवाइस देना स्टार्ट कर देता है और एक्ट करता है कि वो उनसे बेहतर है, उनसे ज़रा वाइज है। नहीं, आपको वो भी नहीं करना। ये है स्टैंजा 1। अब चलते हैं स्टैंजा 2 की तरफ। अब यहाँ पर ये ईडियम याद रखिएगा, फर्स्ट स्टैंजा में कीप वंस हेड मतलब रिमेन काम। इस पर आप सेंटेंस बनाना चाहें नीचे बना सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं चाहूँगा एक दूसरे के सेंटेंसेस आप चेक भी करें। सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हो कि राहुल वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर बट ही केप्ट हिज हेड। यहाँ पे वंस हेड मतलब कि हम सबकी बात कर रहे हैं, कोई भी आदमी हो उसको काम रहना चाहिए, मगर जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम हिज लगा देंगे डिपेंडिंग ऑन द जेंडर। तो ये एक एग्जाम्पल है सेंटेंस का। आप भी कुछ एक्सपेरिमेंट करिएगा, कुछ एक बढ़िया सा सेंटेंस बनाइएगा इस ईडियम के ऊपर। फिर स्टैंजा 2 में बात की जाती है, फिर से आप देखोगे स्टैंजा 2 भी इफ़ अगर से शुरू होता है। कंडीशन लगाई जाती है कि अगर आप ये सब चीज़ें जो लिखी हैं वो कर सकते हो। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर आप सपने दे सकते हो मगर सपनों के गुलाम ना बनो। ये कंडीशन है कि सपने देखो मगर सपनों के गुलाम ना बनो। मतलब कि आप एनविजन करते हो कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मगर ये ड्रीम है, अच्छी बात है, ड्रीम देखनी चाहिए, मगर आप फिर काम ना करो, बस सपने ही देखते रहो, वो भी ख़राब है। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, ये भी सिमिलर उसी इमोशन पे है कि आप सोचो कि मैं ऐसे करूँगा, प्लान्स वगैरह बनाऊँगा, मगर सिर्फ सोचने में ही टाइम मत सारा वेस्ट करो, ठीक है। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, ट्रायम्फ होती है अचीवमेंट, जीत, विक्ट्री। ज़िंदगी में आप इन दोनों से मिलोगे, आप ट्रायम्फ से भी मिलोगे, आपकी जीत होगी, आपकी वाहवाही होगी, सब लोग आपको पसंद करेंगे। फिर आप डिज़ास्टर से भी मिलोगे, उसमें डिज़ास्टर में आपको पता है सब कुछ एक ख़राब चीज़ होती है, बर्बाद भी हो सकता है सब कुछ, और आपको सब कुछ फिर से बनाना पड़े। तो ये दोनों चीज़ें होनी है, दोनों से आपको उसी इमोशन के साथ मिलना चाहिए। ऑलराइट, और आगे लिखा है एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। इम्पोस्टर होता है बहरूपिया। तो यहाँ पे उन्होंने जीत और हार दोनों को बहरूपिया बताया है,
और दोनों को कहा है कि दोनों को सेम इमोशन से मिलो। ये नहीं कि जब जीत गए तो भांगड़ा डाल रहे हो, नाच रहे हो, खुश हो रहे हो, जब आप हार रहे हो तो आप उदास हो रहे हो, नहीं, दोनों के साथ आप सेम इमोशन के साथ उनसे डील करो। आगे लिखा है, इफ़ यू कैन बियर टू हेयर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools। बहुत सुंदर पंक्तियां देखो। फिर से यहाँ पे इफ, अगर, जो कंडीशन है वो लगाई जा रही है, अगर तुम सच सुन सकते हो और सच बोल सकते हो, मगर तुम सच बोल रहे हो, तुम्हारे सच को ट्विस्ट भी किया तुम्हारे सच को ट्विस्ट भी किया जा सकता है नेव्स द्वारा। नेव्स होते हैं डिसऑनेस्ट लोग, जिनका कोई अभिमान नहीं होता, जिनके कोई एक उनमें डिग्निटी नहीं होती, वो लोग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जो तुमने सच बोला है, कई बार ये भी होगा कि तुम्हारे सच को डिस्टॉर्ट कर दिया जाएगा, कि तुमने कुछ कहा था उसका कुछ और मतलब निकाल कर तुमको टारगेट किया जाएगा, तब भी तुमको वो भी झेलना होगा, उससे भी गुजरना होगा। और फिर लिखा है कि और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। और फिर ये भी होगा कि अगर आपने बहुत ही लंबे समय तक कोई चीज़ बनाने में टाइम इतना लगाया, वो टूटेगी भी। ये भी आप लाइफ में देखोगे कि कोई प्रोजेक्ट है या कुछ और है जिसमें आपने बहुत टाइम लगाया या आप बहुत पैशनेट थे उसके बारे में, सब टूट जाती है। और फिर आपको स्टूप का मतलब होता है नीचे बैठना, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप कुछ बिल्ड कर रहे थे वो टूट गया तो आपको नीचे वापस बैठ के उसको फिर से बनाना पड़ेगा। एंड स्टूप एंड बिल्ड दैम अप विद वॉर्न आउट टूल्स। अब आपको फिर से नीचे बैठ के जो मलबा है, जो भी आप बना रहे थे वो टूट चुका है, उसका मलबा है वो इकट्ठा करके फिर से आपको उसको बनाना होगा। और आप बनाओगे भी किससे? वॉर्न आउट टूल से। वॉर्न आउट मतलब पुराने हो चुके, अब उनमें धार नहीं है, उनमें वो अब शक्ति नहीं है, ठीक है। वॉर्न आउट टूल्स। अगर मैं कहता हूँ कि दैट सॉ आपको पता है आरियो कहते हैं, दैट सॉ इज़ वॉर्न आउट, मतलब कि उसमें धार नहीं है, वो जो काम उसको परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था अब वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आपके सामने ऐसी भी आएंगी कि आपको फिर से रीबिल्ड करना होगा, और रीबिल्ड जब आप कर रहे होगे तो आपके पास वो रिसोर्सेज भी नहीं होंगे जो आपके पास पहले थे। देखो यहाँ पे जो शब्द था ट्रायम्फ, वो नाउन की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया था। ट्रायम्फ का अर्थ होता है एक बहुत बड़ी जीत, एक अचीवमेंट। मगर आपको अगर इसी शब्द को एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करना है तो ट्रायम्फ का बन जाएगा ट्रायम्फेंट। ऑलराइट, आप अगर कहना चाहते हो कि वो विजयी था, उसकी जीत हुई, तो आप कहोगे ही वॉज ट्रायम्फेंट, क्योंकि अब आप एक एडजेक्टिव की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हो। ट्रायम्फेंट या ट्रायम्फ पर एक सेंटेंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाइएगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक यहाँ पे एग्जांपल के लिए सेंटेंस दिया भी हुआ है। उसके अलावा ये वर्ड भी याद रख लो, नेव्स। नेव्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट लोग। ये किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेव्स मतलब कि जो लोग झूठ बोलते हैं, जिनका कोई ज़मीर नहीं होता। फिर आता है स्टैंजा 3, इसके बाद सिर्फ एक और स्टैंजा बचता है। यहाँ पे फिर से इफ़, अगर से ये स्टैंजा स्टार्ट होता है, लिखा है अगर, इफ़ कंडीशन लगाई जा रही है। इफ़ यू कैन मेक one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss। अच्छा देखो, यहाँ पर ये काफ़ी बार मिस इंटरप्रेट किया जाता है, लोग इसका जो मतलब है वो समझ नहीं पाते। यहाँ पर स्पीकर हमको कह रहे हैं कि पहली बात तो जो भी तुम्हारी जीतें हुई हैं, जो भी तुम्हारी विक्ट्रीज हुई हैं, या जो भी तुमने पाया है दुनिया में, उसका एक हीप बना के, मतलब कि उसको एक बंडल में समेट कर, ठीक है, उसको रिस्क कर दो। और फिर ये जो पिच एंड टॉस की गेम होती है ना, ये इंग्लैंड में गेम खेलते हैं, सिक्कों की गेम होती है कि किसका सिक्का दूर जाता है या कितना ज़रा उछलता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो, ठीक है, रिस्क लेना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया है। अभी ये यहाँ पे गैम्बलिंग की बात नहीं की जा रही, जुए की बात नहीं की जा रही, मगर यहाँ पे ऑफ कोर्स इसकी बात भी नहीं की जा रही कि आप बस बहुत ज़्यादा सिक्योर होके चलो, मतलब कि कुछ आप में एडवेंचरिज्म भी होना चाहिए। मगर सिंस आप एडवेंचरिज्म करोगे तो आपकी हारने की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। और उसी के बाद यहाँ पे जो आगे की पंक्तियाँ हैं, ये हार के बारे में है कि जब आप अगर कुछ एक नया वेंचर करोगे, आप कोई नया बिजनेस खोलते हो, आप कुछ एक नई लाइन ऑफ वर्क में एंटर करते हो, किसी नए देश में जाते हो, कुछ भी करते हो, आप रिस्क ले रहे हो, उसमें हानि होने का भी एक स्कोप होता है। तो जो लॉस होगा उसको कैसे आप डील करोगे? लिखा है एंड लूज एंड स्टार्ट एट योर बिगिनिंग्स, हार के
फिर से आप में शुरू करने की एक पावर होनी चाहिए, आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हार के बाद आप फिर से शुरुआत से शुरू कर लो। और सिर्फ शुरू ना करो, अपनी हार के बारे में किसी को बताओ मत। एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर लॉस। ना किसी को बताओ, ना खुद से बात करो, ना खुद को देखो अरे मैं हार गया, मैंने रिस्क लिया था, सब कुछ अब खराब हो गया, मुझे फिर से शुरू करना होगा। कई लोग इस बात पर लेमेंट करते हैं, पछताते हैं, रिग्रेट होती है उनको, और उसी रिग्रेट में डूब जाते हैं। मगर यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग, तो आपको खुद से भी अपने लॉस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। फिर आता है स्टैंजा 4। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, इफ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मैन कैन काउंट ऑन यू बट नन टू मच। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहली पंक्ति है उसमें नजर डालो। इफ़ यू कैन टॉक विद द क्राउड्स, मतलब कि मासेस जो है, आम जो व्यक्ति है, उससे आप बात कर सकते हो। एंड कीप योर वर्च्यू, वर्च्यू होता है एथिक्स, गुण होना। अब ये जो पोएम लिखी गई थी तब ये माना जाता था कि जो एथिक्स हैं, वर्च्यू है, वो सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स या फिर किंग्स या फिर जो नोबल लोग हैं उनके पास ही हो सकते हैं। जो कॉमन आदमी होता है उसके पास वर्च्यू नहीं होते, वो वर्चुअस ज़्यादातर नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अगर एक एवरेज नॉर्मल इंसान से बात कर रहे हो और तब भी आपके अंदर जो वर्च्यूज़ हैं वो ज़िंदा रहने चाहिए, और साथ ही साथ आप कॉमन आदमी से बात कर रहे हो, अपने वर्च्यू जिंदा रखो। मगर आप अगर राजाओं के साथ भी चल रहे हो, आपका कहीं पे अगर ऐसा लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है कि आप बहुत ही पावरफुल लोगों के टच में आ जाते हो, मगर तब भी अपना जो कॉमन टच है वो मत खो दो। मतलब कि जो सादगी है खुद में वो नहीं जाननी चाहिए। और आगे लिखा है इफ़ नीदर फोर्स, फोर्स क्या होता है? FOES, फोर्स का मतलब होता है दुश्मन। ऑलराइट, फोर्स का उल्टा क्या हो गया? एंटोनिम क्या हो गया? अ फ्रेंड, फ्रेंड एंड अ फो। फ्रेंड दोस्त हो गया आपका, फो आपका दुश्मन हो गया। इफ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। अब हर्ट यहाँ पे फिजिकल हर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इमोशनल हर टाइप की हर्ट की बात कर रहे हैं, दर्द कि आपको आपके दुश्मन या आपके दोस्त आपको हर्ट नहीं कर सकते, ऐसा आपका एक एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति आप होने चाहिए। और आगे लिखा है कि इफ़ ऑल मैन कैन काउंट विद यू बट नन टू मच। इसका मतलब है कि सब लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं, आपको अपने जैसा मानते हैं, मगर तब भी आप उनसे ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ नहीं जाते। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये बात की जा रही है कि अपने एफर्ट के बारे में, कि आप एक मिनट में भी जो 60 सेकेंड्स है, हर सेकेंड्स को आप काउंट करवा के एक अपना बेस्ट दे सकते हो। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज़ मोर यूल बी अ मैन माई सन। अब ये सब जो कंडीशंस हमने पढ़ी, सारे जो हमने चीज़ें देखी कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो, अगर तुम ये मतलब अपना जो काम है वो लूज़ नहीं कर सकते, अगर तुम राजाओं के साथ चल के भी अपना कॉमन टच नहीं आप छोड़ सकते, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। ये सब चीज़ें अगर आप में हैं तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे स्पीकर कहते हैं तो ये धरती तुम्हारी है और इस धरती में जो भी है वो सब तुम्हारा है। और इस सब के भी आगे ऑलराइट, अब आदमी सोचता है कि सब ये जो चीज़ें मेरी पोजेशन में आ जाए, मैं राजा बन जाऊँ या बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ, तो दैट इज़ द अल्टीमेट विक्ट्री। मगर नहीं, विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, मतलब कि तुम एक अच्छे जेन्युइन व्यक्ति बनोगे, जो उससे भी एक ऊपर चीज़ है। तो ये था इस पूरी पोएम का सारांश। अब बात करते हैं रुडयार्ड किपलिंग के बारे में, द ब्रिटिश पोएट। रुडयार्ड किपलिंग एक इंग्लिश पोएट थे। इनका जन्म बॉम्बे इंडिया में हुआ था 1865 में, 30 दिसंबर 1865। और इनकी काफ़ी सारी फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ के कलेक्शन हैं। उनमें से कुछ फेमस हैं जस्ट सो स्टोरीज़, और साथ में द जंगल बुक तो ऑफ कोर्स एक ऑल टाइम क्लासिक है। इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से भी सम्मानित किया गया था इन 1907। उसके अलावा यहाँ पे इनके बेटे के बारे में बताना चाहूँगा। इनके बेटे का नाम था जॉन किपलिंग। ये इनका अकेला एक बेटा था, इनकी बेटियाँ भी थी मगर अकेला इनका बेटा था जॉन किपलिंग। ये 18 साल की आयु में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये मर गए थे। और इन्हीं की याद में इन्होंने एक पोएम भी लिखी थी, माई बॉय जैक। इस पर एक प्ले भी लिखा जा चुका है बाद में, काफ़ी फेमस है। अगर हम रुडयार्ड किपलिंग की बात करें, उनकी लाइफ में जो एक मेजर कंट्रोवर्सी हुई है, या आप कह सकते हो उनके मरने के बाद भी जो कंट्रोवर्सी आज भी जीवित है, वो उनकी एक पोएम को लेकर है। इन्होंने एक पोएम लिखी थी द वाइट मैन्स बर्डन। उसमें बताया गया था कि किस तरीके से इस पूरी धरती पर सिविलाइजेशन को कैरी फॉरवर्ड करने का जो बर्डन है, जो बोझ है, वो एक वाइट मतलब कॉकेशियन
जो कॉकेशियन रेस के ऊपर है, तो कुछ हद तक एक रेसिस्ट पोएम वो मानी जाती है। वो उसमें ये माना जाता है कि बाकी जो रेसेस है दुनिया की, ब्लैक्स, एशियंस, इंडियंस, इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है। तो वो पोएम है थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी का इशू। बाकी उसके अलावा रुडयार्ड किपलिंग आज के ज़माने में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोएट है और इनकी पोएम्स और इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ आज भी अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है।